हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में जिस तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन आंसर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके सामने हैं स्क्रीन पे जो मैं आपको करवा रही थी। तो इसी कड़ी में हम आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा, फौना एंड वेजिटेशन। यानी कि फ्लोरा, फौना और वेजिटेशन में क्या क्या अंतर है। अब इसके बाद आइकॉर्निया क्रासिपेस इज कॉल्ड एज एन एक्सोटिक स्पीसीज while Rulfia serpentina is an endemic species in India। यानी कि भारत देश में आइकॉर्निया को एक्सोटिक और रोल्फिया को एंडेमिक स्पीसीज माना गया है। तो यहाँ पे जो टर्म्स आ रहे हैं एक्सोटिक और एंडेमिक, इनका क्या मतलब है ये भी आपसे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया है। तो यदि आपको पहले से पता है तो किस तरह से कॉम्पैक्ट करके आपको लिखना है ये आप सीखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। और यदि आपको नहीं पता है तो पहले समझ लेंगे उसको अच्छी तरह से। आंसर में आप लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा, फौना एंड वेजिटेशन आर एज फॉलोज। यानी कि निम्नलिखित जो कंटेंट दिया गया है उसमें आपको फ्लोरा, फौना और वेजिटेशन के बारे में बताया गया है। फ्लोरा किसे कहते हैं, फौना किसे कहते हैं और वेजिटेशन किसे कहते हैं। तो एक आप सारणी बना लेंगे जिसमें लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे फ्लोरा, बीच में लिखेंगे फौना और राइट हैंड साइड पे आप लिख देंगे वेजिटेशन। ठीक है। फ्लोरा क्या है, फ्लोरा इज अ प्लांट लाइफ अकरिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन और टाइम, जनरली द नेचुरली अकरिंग इंडिजिनस नेटिव प्लांट लाइफ। यानी कि फ्लोरा क्या है, फ्लोरा क्या है, फ्लोरा प्लांट लाइफ है जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है या पर्टिकुलर टाइम में पाया जाता है। और सामान्य तौर पे ये प्राकृतिक वहाँ के नेटिव प्लांट होते हैं, यानी कि वो वहीं पाए जाते हैं, कहीं अलग से आए हुए नहीं होते। यानी कि उत्पत्ति उस पौधे की वहीं पे हुई होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्लोरा। फौना क्या होता है, फौना इज टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन एट पर्टिकुलर टाइम। यानी कि वहां पे उस फ्लोरा में उस टाइम में उस पर्टिकुलर रीजन में जो एनिमल्स, जो जंतुओं की संख्या होती है वो फौना कहलाती है। ठीक है, तो फ्लोरा का मतलब, जहाँ पे फ्लोरा को याद कर लेंगे, फ्लावर्स यानी प्लांट्स की लाइफ जो है वो फ्लोरा से कनेक्टेड है। फौना का मतलब एनिमल्स की लाइफ जो है वो फौना से कनेक्टेड है। फौना इज टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, यानी कि वहां पर रहने वाले जंतुओं की संख्या पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर टाइम पे कितनी थी, तो वो फौना कहलाता है। अब आता है वेजिटेशन। वेजिटेशन किसको कहते हैं आप, इट रेफर्स टू द प्लांट फॉर्म्स ऑफ रीजन। इट इज ब्रॉड एंड जनरल टर्म used for a plant forms which does not include particular taxa or any botanical characteristics। vegetation जो है वो क्या है, it refers to the plant forms of region। it is broad and general term used for a plant forms which does not include particular taxa or any botanical characteristics। यानी कि वेजिटेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। वेजिटेशन क्या होता है, वेजिटेशन होता है उस रीजन का प्लांट का फॉर्म जो ब्रॉड और जनरल टर्म में यूज होता है प्लांट्स के लिए, है ना, और ये किसी पर्टिकुलर टैक्सा या पर्टिकुलर बोटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए नहीं इंक्लूड, उसमें नहीं इंक्लूड होता है ना। तो फ्लोरा, फौना और वेजिटेशन, इन तीनों के बारे में आपने लिख लिया। अब इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, फिर हम एक्सोटिक स्पीसीज और एंडेमिक स्पीसीज में क्या से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप नोट डाउन करेंगे फ्लोरा, फौना और वेजिटेशन के बारे में अपनी कॉपी में, सेम जैसा स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है वैसा आप
नोट करेंगे टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में नोट करेंगे। नोट करने के लिए मैं इसलिए जोर देती हूँ बच्चों, ताकि जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय आपकी जितने भी सेंस ऑर्गन्स है, आंखों का यूज हो रहा है, आपके कानों का यूज हो रहा है सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आंखों का यूज हो रहा है, तो यदि आप अपने माइंड का भी यूज करके उसको लिखते भी हैं तो ये चीज आपके माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाती है। तो इसलिए मैं प्रेशर डालती हूँ कि हाँ आपको लिखना होगा, ताकि आपका ये जो समय आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये पढ़ाई पढ़ने के लिए, ये जो कंज्यूम कर रहे हैं आप अपना टाइम, इसका फुल यूज कर सकें, है ना। तो फुल यूज तभी होगा जब आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में एकदम अच्छे से बैठ जाए। तो इसलिए आप इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में, फ्लोरा किसको कहते हैं, फौना किसको कहते हैं और वेजिटेशन किसको कहते हैं। तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में इस पार्ट को, फिर नेक्स्ट पार्ट को हम आगे लिखेंगे। फ्लोरा, फौना और वेजिटेशन की जो रेफरेंस आपका डेफिनेशन है बच्चों, उसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में। आगे लिखेंगे द टर्म्स एक्सोटिक एंड एंडेमिक रिफर्स टू। इसमें देखेंगे एक्सोटिक स्पीसीज किसे कहते हैं, समझते हुए लिखेंगे बच्चों, तो बाद में कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। एक्सोटिक स्पीसीज और एंडेमिक स्पीसीज के बारे में आपको लिखना है। एक्सोटिक स्पीसीज किसे कहते हैं, एनी स्पीसीज ऑफ अ प्लांट लिविंग इन एनी अदर प्लेस except its native place is said to be exotic species। exotic species का मतलब जो कहीं बाहर से आया है। exotic species का मतलब, बहुत ध्यान से समझेंगे, ऐसा प्लांट जिसका नेटिव प्लेस कहीं अलग का है और वो कहीं अलग से आया है और किसी अलग जगह पे रह रहा है। ऐसी स्पीसीज जो आपका आई है बाहर से और दूसरे जगह पे रह रही है, एक्सोटिक स्पीसीज कहलाए। एक्सोटिक स्पीसीज को नोट करेंगे बच्चों, एनी स्पीसीज ऑफ अ प्लांट लिविंग इन एनी अदर प्लेस एक्सेप्ट इट्स नेटिव प्लेस इज said to be exotic species। और एंडेमिक स्पीसीज में लिखेंगे आप, एंडेमिक स्पीसीज किसे कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया। एंडेमिक स्पीसीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखेंगे रोल्फिया सर्पेंटिना is found only in India, so it is an endemic species found only in India। एंडेमिक का मतलब कि जहाँ पे उसका नेटिव प्लेस है केवल वहीं पे पाई जाती है, वो एंडेमिक स्पीसीज कहलाती है। मतलब रोल्फिया सर्पेंटिना केवल भारत देश में पाई जाने वाली प्रजाति है, जो बाहर के देशों में नहीं पाई जाती है, वो एंडेमिक स्पीसीज कहलाएगी। यदि इसी रोल्फिया सर्पेंटिना को आप भारत से ले जाकर के किसी दूसरे देश में उसको बढ़ाएं तो फिर वहां के लिए वो एक्सोटिक स्पीसीज कहलाएगी, ठीक है, फिर वो एंडेमिक स्पीसीज नहीं रह जाएगी। तो एंडेमिक स्पीसीज को नोट करेंगे और एक्सोटिक स्पीसीज को भी आप नोट करेंगे। जैसे आप एक्सोटिक स्पीसीज में लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि आइकॉर्निया क्रैसिपिस जो है वो कहाँ का नेटिव है, अमेजोनियन बेसिन का, अमेजन नदी के किनारे पर पाया जाने वाला ये स्पीसीज है और ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इट इज अ एक्सोटिक स्पीसीज इन इंडिया, यानी कि तब वो इंडिया में एक्सोटिक स्पीसीज है, पाया कहीं अलग जाता था, नेटिव कहीं अलग का है और कहीं अलग पे उसको इंट्रोड्यूस कराया गया, वो एक्सोटिक स्पीसीज कहलाती है। और एंडेमिक का मतलब जो वहीं का नेटिव है और केवल वहीं पाया जाता है, एंडेमिक स्पीसीज कहलाता है। तो इसको आप अब बच्चों अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ये बेसिक चीजें हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप आगे की चीजों को समझ पाएंगे।
आपने एक्सोटिक और एंडेमिक स्पीसीज के बारे में बच्चों नोट कर लिया, आशा करती हूँ। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है, अ प्लांट मे हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स और द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, हाउ डू बोटेनिस्ट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक पौधा है, उसको अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, एक देश के अंदर अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, या पूरे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो वनस्पति शास्त्री हैं वो इस समस्या को कैसे सॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपका चैप्टर चल रहा है द लिविंग वर्ल्ड, तो इसमें आपको क्लासिफिकेशन के बेसिक रूल्स के बारे में बताया जा रहा है ना। लिखेंगे, पहले सोचेंगे, थिंकिंग प्रोसेस मैंने दिया हुआ है आपको स्क्रीन में, आप सोचेंगे। एक सिंगल प्लांट मे बी नोन बाय मैनी कॉमन नेम्स, जैसे आपका और हमारा, हम बेसिकली क्या हैं, वी आर बेसिकली ह्यूमंस, हम मनुष्य हैं, ठीक है। तो क्या हम अपने आप को केवल मनुष्य नहीं समझ सकते, कोई भारतीय है, कोई अमेरिकन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, पहला कंट्री से डिफरेंशिएट हो गए, कोई गोरा है, कोई काला है, रंग से डिफरेंशिएट हो गए, कोई भारत में रहता है तो अलग अलग राज्यों से हम डिफरेंशिएट हो गए, अलग अलग राज्यों में भी रहते हैं तो वहां के रीजन से हम डिफरेंशिएट हो गए। जैसे हमारे यहाँ गढ़वाली अलग, कुमाऊनी अलग होते हैं, है ना, रीजन केवल हमारा रीजन है वो। लेकिन अगर हम बेसिक बात करें, जैसे प्लांट्स की बात हो रही है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स और द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो उसी तरह हम पौधों की बात करते हैं, तो हम कितने भी हमारे नाम हों, हम कहीं के रहने वाले हों, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि एक कॉमन नाम जो पूरे दुनिया के लिए, मनुष्यों के लिए हो सकता है, वो क्या है। यदि हम कहें होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस क्या है, होमोसेपियंस का मतलब मनुष्य प्रजाति, इंसान की बात हो रही है। तो उस इंसान की बात के लिए आपसे यदि होमोसेपियंस लिखा है तो मतलब किसी मानव के बारे में बात हो रही है। फिर वहां पे जीनस और स्पीसीज में होमोसेपियंस के आगे आगे का कोई भी डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, यानी वो पूरे दुनिया के लिए एक कॉमन नाम है। उसी तरह से अगर एक सिंगल प्लांट है, वो अलग अलग बहुत सारे कॉमन नाम होते हैं जो अलग अलग रीजन्स में पाए जाते हैं, और इवन यूनिवर्सली और सिंगल नेम में बी गिवन टू मेनी प्लांट्स। और कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे पौधों को एक ही नाम से पुकारा जाता है। तो अब इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा साइंटिफिक मेथड, क्या इम्पोर्टेंस है उस साइंटिफिक मेथड की, जिसमें पहचान करना, उसके बाद उसका नाम करना, नॉमेनक्लेचर करना, नामकरण करना, और उसके बाद उसको वर्गीकरण कर देना उसका। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट। तो आंसर में लिखेंगे बच्चों, देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स such that a particular organism is known by the same name all over the world. Botanists have solved this problem by setting international code for botanical nomenclature. साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने इस परेशानी का, इस समस्या का समाधान कैसे किया, उन्होंने एक इंटरनेशनल कोड बनाया फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। वनस्पतियों के नामकरण के लिए एक इंटरनेशनल कोड बना दिया, जिसे ICBN के नाम से जानते हैं। साइंटिफिक नेमिंग जो है वो इंश्योर करती है that each organism has only one name in any part of the world, कि उसके पास केवल एक नाम होगा। ICBN और भी इंश्योर करती है that such name has not been used for any other organism, है ना।
ICBN ये इंश्योर करती है कि यदि सोलेनम ट्यूबेरोसम नामकरण किया गया है आलू के लिए, तो किसी दूसरी वनस्पति के लिए ये नाम नहीं रखा जा सकेगा, है ना। ये इंश्योर करती है कि कंफ्यूजन कोई भी, देयर विल बी नो कंफ्यूजन, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि मनुष्यों के लिए यदि होमोसेपियंस शब्द आता है तो होमोसेपियंस का मतलब केवल और केवल क्या होता है, केवल और केवल मनुष्य ही होता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता, विदाउट एनी कंफ्यूजन। इसी तरह से हर नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। एक जेनेरिक नेम होता है और उसका एक स्पीशीज को बताने वाला स्पेसिफिक एपिथेट होता है। दिस सिस्टम ऑफ नेमिंग इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसको द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं। और द्विनाम पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने। और एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लें, मैंगो हैज द साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका। आम के लिए एक वैज्ञानिक नाम है, वो वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। यानी कि मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। क्या किसी भी रीजन में संसार के आम का नाम मैंगीफेरा इंडिका के अलावा कुछ और भी है? सवाल है। क्या पोटैटो के लिए सोलेनम ट्यूबेरोसम के अलावा कोई दूसरा नाम भी है? नहीं, क्योंकि ICBN यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में ये चीज अच्छी तरह से बता दी गई है कि एक बार जिस प्लांट के, अब जैसे मैंगीफेरा इंडिका का नाम रख दिया गया, साइंटिफिक नाम है ये, तो ये दूसरे किसी पौधे का नाम नहीं रखा जाएगा, है ना। एक बार जो नामकरण हो गया वो उस लिस्ट में शामिल हो गया बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा, और ये जो कोड में सेटिंग कर दी गई इसको हम द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं, जिसको दिया किसने था, कैरोलस लीनियस ने, है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा कि एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है जहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सजीव जो हैं, उनकी नामकरण करना होता है। उसके लिए कुछ पद्धति बनानी थी, तो पद्धति बनाई गई। जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट में दो कंपोनेंट्स में नाम को बांटा गया, ठीक है। और उसके बाद वो जो नाम रख दिया गया वो दूसरे किसी भी स्पीसीज का नहीं रखा जाना था, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंगीफेरा इंडिका है ना, अब यहाँ पे मैंगीफेरा सेम होगा, स्पीसीज दूसरी हो सकती है, यानी इंडिका की जगह पे दूसरी स्पीसीज हो सकती है, तो मैंगीफेरा और दूसरी स्पीसीज हो जाएगी। इसी तरह से पोटैटो के लिए सोलेनम ट्यूबेरोसम रखा गया, तो पोटैटो के लिए सारी जगहों पे जो नाम होगा, मतलब पूरे विश्व में उसको सोलेनम ट्यूबेरोसम के नाम से ही जाना जाएगा। अलग किसी भी रीजन में जाने पर नाम अलग नहीं होगा। इसका सीधा से केवल मतलब ये है। तो ये क्वेश्चन नोट करेंगे आप और इस आंसर को भी नोट करेंगे। फिर आगे के क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि अगर जीनस सेम हो और स्पीसीज डिफरेंट हो तो क्या हो सकता है, वो देखेंगे। समझना भी होगा आपको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ब्रिंजल एंड पोटैटो बिलोंग टू द सेम जीनस, यानी कि बैंगन और आलू ये दोनों सेम जीनस के हैं, सोलेनम के हैं, बट टू डिफरेंट स्पीसीज, लेकिन उनकी स्पीसीज डिफरेंट है। स्पीसीज उनकी क्या है, डिफरेंट है। व्हाट डिफाइंस देम एज सेपरेट स्पीसीज, तो जीनस जो है, जिसको प्लूरल में हम जेनरा कहते हैं, इज द टैक्सोनॉमिक रैंक यूज्ड इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। It comprises of a group of related species sharing few common characters. Discuss common characters of solanum exhibited by brinjal and potato. Solanum क्या है? Solanum क्या है? Solanum is the largest genus of following plants, which includes few economically
इम्पॉर्टेंट प्लांट्स। सोलेनम के अंदर क्या क्या आते हैं? पोटैटो, टोमेटो, टोबैको एंड ब्रिंजल। 4 पौधों के नाम आ गए, यानी जीनस की बात हो रही है जहाँ पे स्पीसीज डिफरेंट होगी, है ना। आपको पता है कि ये डिफरेंट ही है तो स्पीसीज डिफरेंट होगी। पोटैटो, टोमेटो, टोबैको एंड ब्रिंजल, all these plants show some common morphological structures। यानी कि जब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, बाह्य संरचना की बात हो रही है, तो इसमें कुछ कॉमन चीजें ऐड हुई रिलेटेड टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज, जिसमें वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज रही होंगी। सो दे हैव द सेम कॉमन नेम ऑफ जीनस सोलेनम। इसलिए जीनस सोलेनम इसका सेम कॉमन नेम है, स्पीसीज जो है वो अलग अलग है। अब इसको आप अपनी कॉपी में बच्चों नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट ऑलवेज फाउंड इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। जस्टिफाई करना है। आंसर में दिखना है आपको, सेल द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल ऑर्गेनेल्स। जो कोशिका है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है और बहुत सारे कोशिकांगों से मिलकर के बनती है, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी ऑपरेटस है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट्स हैं। ईच विद अ स्पेसिफिक फंक्शन, सबके अलग अलग स्पेशल फंक्शंस होते हैं। Each of these organelles are made up of various molecules such as proteins, lipids, enzymes और metallic ions जैसे कि मैंगनीज, कैल्शियम, सोडियम इत्यादि, तो which helps in the functioning of cell organelles, जो क्या करते हैं कोशिकांगों के फंक्शनिंग में हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स like proteins 60 से 70%, lipids 25 से 30%, RNA 5 से 7% और DNA जिसमें ETS, ATP सिंथेज ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। फंक्शन टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एंड रिलीज एनर्जी। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, thus making it power house of the cell. Thus the molecular constituents of a cell organelle forms the basic of its functioning irrespective of its individual molecular properties. बच्चों इसको अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे, क्वेश्चन को भी और आंसर को भी नोट करेंगे। बच्चों आज की क्लास में कुछ हमने क्वेश्चन आंसर्स किए। आई होप कि आपने क्वेश्चन आंसर्स को नोट किया होगा और समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होने पर आप चैट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।